नमस्कार दोस्तों। चलिए बताइए, स्टडी कैसी चल रही है आप लोगों की? एक बार कमेंट करके बताएं स्टडी कैसी चल रही है आपकी। आज आपका क्लास जो है ना, वो यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए है ना, एसएससी एमटीएस या ग्रुप डी के लिए होगा। ठीक, और विज्ञान में वही पढ़ो जो ज़रूरी है। ठीक, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, जो ज़रूरी है वो पढ़ना है। अब ज़रा बताओ, अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा है कि आपको इसके बारे में जानकारी है। ये क्या बना, ये फ्यूज है। ठीक, आप लोग समझते होंगे फ्यूज। फ्यूज में प्रयुक्त तार का गलनांक काफ़ी अधिक होता है कि कम होता है या औसत होता है, क्या होता है पता है आपको? है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 इस वीडियो में आपको मिलेगा, जो कि क्या बताएगा, निम्न में से कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, तो क्या आपको ये क्वेश्चन सब पता है कि नहीं है? नहीं पता है तो एक बार वीडियो को कंटिन्यू एंड तक वॉच करिएगा। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 1। और अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आए ना, तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, आपकी लाइक से, एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, वो ज़रूरी है, उसे ज़रूर कर देना आप लोग प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 1 आप कल देख रहे हैं ना आप, क्या है, फ्यूज में तार का 4 ऑप्शन है। गलनांक काफ़ी अधिक होता है, गलनांक काफ़ी कम होता है, गलनांक औसत होता है, या उपरोक्त तो सभी। अब इस 4 में से कोई एक ही तो सही होगा, तो वो आपको बताना। अच्छा, फ्यूज क्या होता है ये चलिए आपको साइड पे दिखा देते हैं। देखिए, ये देख पा रहे हो ना, यही होता है फ्यूज। इसका यूज बेसिकली क्या होता है आपको बता दूं। जैसे यहाँ पे ये जैसे ऑब्जेक्ट अगर लगा है, ये फ्यूज लगा है, तो आपके आगे जो है लाइट जहाँ जा रही है, जो ऑब्जेक्ट चल रहा है लाइट से, अगर उसमें कोई शॉर्ट सर्किट होता है या लाइट कम ज़्यादा होती है, तो ये क्या हो जाता है, ये फ्यूज ही मतलब फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से सर्किट कट हो जाता है, जिससे आपका ऑब्जेक्ट जो भी चल रहा है वो ख़राब होने का डर नहीं रहता है। ठीक है, तो ये कैसे संभव होगा, देखो, गलनांक अगर काफ़ी अधिक होगा तो कितना ही लाइट क्यों ना आ जाए, ये गलेगा ही नहीं। अब जब गलेगा नहीं तो ये फ्यूज नहीं होगा, फ्यूज नहीं होगा तो बेकार, फिर इस काम के लिए तो बना नहीं है। इसीलिए इसका गलनांक होता है काफ़ी कम। थोड़ा सा भी डैमेज होता है, ओवरलोड अगर होता है तो क्या कर देता है, खुद फ्यूज हो जाता है और आपके आगे जो चल रहे ऑब्जेक्ट को या मशीन जो भी चल रहा है उसे बचा लेता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, हमेशा फ्यूज में प्रयुक्त तार का गलनांक काफ़ी कम होता है। क्लियर ना? उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ पाए होगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, और इसमें वही क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराता हूँ। जैसे कि मैं हमेशा वीडियो में बताया हूँ, इस चैनल पर वही वीडियो आती है, वही क्वेश्चन होते हैं जो कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, देखिए, आग से लोहे की छड़ गर्म होना, बताओ बबुआ क्या कहलाता है? उसमें देखो 3 प्रकार से चलती है, संवहन, विकिरण और संचरण। 3 गो टाइप होता है उसमें के चलने का। ठीक है, तो ये बताना है कि आग से जो लोहे की छड़ गर्म होती है, जो कि आप नीचे फिगर में देख पा रहे हो इस टाइप से, तो वो ऊष्मा का कौन सा नियम है, किस रूल पे चलती है, ऊष्मा का संचरण, संवहन या विकिरण? तो आपको बता दूं, इसे कहते हैं ऊष्मा का संचरण। क्या कहते हैं? ऊष्मा का संचरण। ठीक, क्लियर, याद रहिएगा ना, बिल्कुल ना भुलाइएगा कभी। ठीक है, और भुलाइएगा भी तो वीडियो को याद करिएगा, सब याद आ जाइएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझ लेते हैं। अब जिन साथियों को ये क्वेश्चन पता होंगे उन्हें तो सिंपल लग रहे होंगे, है कि नहीं? और जिन्हें नहीं पता है तो बिल्कुल आपको सिंपल, फिर आपको भी सिंपल लगेंगे, टफ नहीं लगेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे आपको, बशर्ते वीडियो को एंड तक जरूर बात करिएगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है, मतलब गलत बताना है। तो पहले क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए को पढ़िए, गर्म होने पर ठोस में प्रसार होता है और ठंडा करने पर यह सिकुड़ता है। ये बिल्कुल सही बात है। ठोस को जब आप गर्म करिएगा तो उसमें क्या होगा, प्रसार होगा, फैलाव होगा, और जब ठंडा करोगे तो सिकुड़ भी करेगा, सीधी सी बात है। इसके बाद भिन्न भिन्न पदार्थों का क्वथनांक और गलनांक अलग अलग होता है। बिल्कुल सही लिखा है, अलग अलग तो होता ही है, आप लोग समझते हो अच्छे से। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर इन्होंने सी दिया है ना, पानी की अपेक्षा, क्या दिया है, पानी की अपेक्षा पारे का गलनांक काफ़ी कम होता है, बस यही गलत लिख दिया इन्होंने। ठीक है, तो आपको यही तो बताना था कि कौन सा सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका असत्य हो गया। ठीक है, पारा क्या होता है, किस प्रकार से आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। ठीक है, ये होता है पारा, जैसे किससे लिखते हैं, एच जी से, है ना, पारा को एच जी से लिखते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा आपको एक बात बता दूँ ना, इसे मतलब ये आप ही का चैनल है, पर काहे नहीं कमेंट करते हो? कमेंट किया करो, बताया करो, जो चीज़ ना समझ में आया करे पूछा करो। कुछ भी नहीं करते हो, कुछ हम सोचते रहते हैं कोई कुछ भी करेगा, कुछ ना पूछते हो, बताया करो। देखो क्या है क्वेश्चन, आमतौर पर क्रीम सेपरेटर, ड्राई क्लीनर आदि में प्रयुक्त हल्की और भारी कणिकाओं को अलग करने के लिए किसका अनुप्रयोग किया जाता है? तो बता दूं आपको, यहाँ पे 4 को बल दिए गए हैं। अब केंद्रीय बल, इसका अभिकेंद्री बल, घर्षणात्मक बल, या प्रयुक्त में से कोई नहीं। 4 में से कोई एक ही तो होगा, सब तो होबे ना करेगा। तो आपको बता दूं, देखिए अभी केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल ये क्या होता है, देखो, जैसे अब केंद्रीय बल जो है, अब केंद्रीय बल ये क्या करेगा, ये बाहर की तरफ, ये इस प्रकार जब बल होगा तो ये बाहर की तरफ फेंकेगा कुछ भी। ठीक है, अब केंद्रीय बल,
ठीक है। और जबकि अपकेंद्री बल क्या करता है, अपकेंद्री बल पता है, अपकेंद्री बल जो है ये अंदर की तरफ ले आता है, ये अंदर की तरफ लाने की कोशिश करता है सभी को, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। समझ रही बात मेरी, इस प्रकार से। तो अब ये बताओ, जब हल्की या भारी कणिकाओं को आप अलग करना चाह रहे हो तो उसे जब अंदर थोड़ी इकट्ठा करोगे, उसे तो बाहर फेंकोगे, और जब बाहर फेंकोगे तो कौन सा बल, अपकेंद्री बल। कौन सा बल, अपकेंद्री बल। ठीक, याद रखिएगा, भुलाइएगा नहीं। यानी कि अपकेंद्री से अंदर की तरफ इकट्ठा करता है, अपकेंद्री से बाहर की तरफ फेंकता है। ठीक है, तो यहाँ से अपकेंद्री बल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी आपको, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। ये क्रीम सेपरेटर क्या होता है, देखे हो कभी आप? नहीं देखे हो तो ये देख लो, ये होता है क्रीम सेपरेटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, बहुत ज़्यादा बात हो गई नहीं। बताओ, ये भी कोई पूछने वाली बात थी। ये पूछे हैं, परमाणु के नाभिक में होता है, क्या होता है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, इसके लिए मैं आपको बिल्कुल फिगर दिखा दे रहा हूँ, खुद आप बताइएगा, मुझे नहीं बताना पड़ेगा। ये देख लो फिगर। परमाणु होता है, न्यूक्लियस जो होता है, उसके नाभिक में क्या क्या होता है, देखो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। देखो, दो ही चीज़ें अंदर है, देखो न्यूट्रॉन भी अंदर है, प्रोटॉन भी अंदर है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते रहता है। तो कौन कौन सा होता है, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। ठीक है, और यहाँ न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, चुपचाप देख लो, एक नंबर पे दिख रहा है, ए नंबर पे, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन, एक ही बात है। ठीक, इलेक्ट्रॉन तो होवे ही ना करेगा, इलेक्ट्रॉन जहाँ भी आ जाए कट कर दो तुरंत। इलेक्ट्रॉन तो कक्षा में बाहर चक्कर लगाते रहता है, इसे कहाँ एंट्री मिलती है अंदर घुसने की, है बता। ये बात कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। एक दो बात है, मेरे साथ जब स्टडी करने बैठो तो एकदम एंजॉय करो, बिल्कुल बोरिंग नहीं लगना चाहिए आपको, है ना। परमाणु की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, देखो अभी आपको बताए थे कि परमाणु में क्या क्या उपस्थित होता है। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, तो देखो होता नहीं, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन को क्लोज कर दो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है प्रोटॉनों की जो संख्या होती है उसे कहा क्या जाता है, तो वो कहा जाता है परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं, हो गया ना पता। ऐसे कनेक्ट करके याद किया करो, तब याद होगा। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये नहीं बहुत हार्ड नहीं पूछा जाता है, यही सब क्वेश्चन होता है। बशर्ते आप इन्हें हार्ड के चक्कर में एक कमज़ोर वाले स्लो वाले बेचारे को देखते नहीं हो और फिर कहते हो एग्ज़ाम बहुत हार्ड आया, ऐसा थोड़ी होते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कोई ज़्यादा खास समझाने वाली बात तो है नहीं जो इसे बहुत अच्छे से समझाया जाए। बस इसे एक बात समझ लो, दिमाग में सेट कर लो, रट लो, क्या कि सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन जो होता है वो होता है 22.4 लीटर। कितना होता है, 22.4 लीटर। क्लियर, इसमें बहुत कुछ नहीं है, बस एक बात आपको रटनी है, इसे रट लो, फीड कर लो अपने दिमाग में। ठीक है, एग्जाम में आए तुरंत टिक कर दो। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते जरा। क्वेश्चन नंबर 8 तो बड़ा ज़बरदस्त है, क्या है, अच्छा पहले ही डैश दे दिया इन्होंने, डॉट डॉट को पादप कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ले भाई, पादप कोशिका का भी पावर हाउस होता है, चलो होता है तो बता दें। इसका पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसका भी भाई पावर हाउस होता है, हम तो समझते थे हमारा ही पावर हाउस है। चलो अच्छी बात, एक तो बात पता लगी, क्या पता लगी, पादप कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार से दिखता है, चलो दिखा देते हैं आपको। देखो ये तो रही पादप कोशिका, क्या रही, पादप कोशिका, लेकिन इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे दिख रही, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, दिख रही है ना। चलो जूम कर देते हैं, क्लियरली आप देख पाओ। ये रही माइटोकॉन्ड्रिया, अब भी नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, यहाँ ये फिगर में देख पा रहे हो, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जूम करके अच्छे से दिखा दिया, अच्छे से समझ लो। और हमेशा याद रखना, पादप कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, पादप कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, इसे मत भुलाइएगा बिल्कुल, क्योंकि ये तो पावर हाउस है ये भैया, इसे कैसे भुला जाओगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, गजब, बताओ ये भी आत्महत्या करना जानते हैं। देखो, निम्न में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, तो आपको बता दूं, अब यहाँ पे थोड़े से आप कंफ्यूज हो रहे होगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया है लयनकॉय। ठीक है, जबकि इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइसोसोम। ठीक है, आप लोगों को लाइसोसोम आपको याद होगा, लाइसोसोम याद है कि नहीं, बताओ कमेंट में एक बार बताओ, लाइसोसोम किसे किसे याद है, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम कहते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली। अब ये कैसी दिखती है, इसके भी दर्शन कर लो, ये रहे आपके लाइसोसोम्स। क्लियर, देख लो अच्छे से, यही होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, वीडियो ज़रूर आपको पसंद आ रही होगी। अब तो वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए, बिल्कुल बोरिंग लगा आपको, नहीं ना लगा। अब क्वेश्चन सब सीखे, एक बार रिवीजन भी करवाएंगे, अभी जब वीडियो कंप्लीट हो जाए रिवीजन भी करवाएंगे, देखें आपने कितना सीखा है ना। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है, इसे हल्के मत लेना। आरआरसी ग्रुप डी भुवनेश्वर एक बार 2013 में पूछा जा चुका है।
क्या प्रश्न है? कोशिका दीवार डॉट डॉट में पाई जाती है, मतलब कोशिका दीवार में पाई जाती है, किस में पाई जाती है ये पूछ रहा है। तो कोशिका दीवार जो होती है वो पाई जाती है पादप कोशिका में। किसमें? पादप कोशिका में। और पादप कोशिका क्या होता है ये तो आप फिगर देख ही पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर, ठीक है। इसमें पाई जाती है कोशिका दीवार। चलो एक बार दिखा देते हैं, ठीक है। स्क्रीन पर तो आपके दिख ही रहा है, यहीं से देख लो। कोशिका दीवार पादप कोशिका में पाई जाती है। क्लियर? क्वेश्चन आपके 10 क्लियर हो गए ना? अब एक बार कमेंट करके बताओ वीडियो किससे किससे समझ में आई अच्छे से, है ना। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन करते हैं। क्लियर? चलिए देखिएगा, कोशिका दीवार किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो था, निम्न में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? किसे बताया था? लायन को है, ठीक है, जिसे लाइसोसोम कहते हैं। क्लियर? चलिए बहुत अच्छे। इसके बाद डेड को पादप कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ये तो हमेशा याद रखो, पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर ना? बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन क्या था? सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है, कितना होता है? ऑप्शन नंबर डी 22.4 लीटर। क्लियर? चलिए बहुत अच्छे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 था, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? मैंने बताया था आपको, क्या क्या उपस्थित होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉनों की संख्या बताया है, क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है परमाणु संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 था, परमाणु के नाभिक में होता है, ये तो आपको फिगर दिखा दी थी पूरा, है ना। फिर एक बार स्क्रीन पर देख लो फिगर, ये सब देख रहे हो, क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ठीक है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 4 था, आमतौर पर क्रीम सेपरेटर या ड्राई क्लीनर आदि में प्रयुक्त हल्की और भारी कणिकाओं को अलग करने के लिए किसका अनुप्रयोग किया जाता है? बताए थे आपको, अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल? अपकेंद्रीय। जबकि अपकेंद्रीय बल जो है इकट्ठा होता है अंदर, ठीक, हमें अंदर तो इकट्ठा करना है, बाहर फेंकना है, अपकेंद्रीय बल, ठीक, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या था क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी, पानी की अपेक्षा पानी का गलनांक काफ़ी कम होता है। ये बात इन्होंने गलत लिखा है इसमें, ठीक है, मैंने नहीं गलत लिखा, हाँ समझो हमने गलत लिख दिया। इसका क्या था? आग से लोहे की छड़ी का गर्म होना, बताओ बुआ क्या कहलाता है? ऊष्मा का संचरण, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए पूछा जा चुका है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? फ्यूज में प्रयुक्त तार का गलनांक क्या होता है? काफ़ी कम होता है। अगर कम ना होगा तब तो ये जलेगा ही नहीं, ठीक है, इसलिए गलनांक काफ़ी कम होता है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, है ना पसंद? पता है, बताने से आप पसंद ज़रूर आई है। चलिए लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। शेयर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि इसी प्रकार से एकदम मौज मस्ती के साथ आपकी क्लास कल फिर से आने वाली है, ठीक है। और कमेंट जरूर करिए, कमेंट में बताइए अपना ओपिनियन, ठीक है। बहुत अच्छे, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, जय हिंद जय भारत।